Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज डे 12। तो आज हम लिनक्स की कुछ और मजीद एक्स्ट्रा कमांड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन में जो हम कुछ बेसिक कमांड्स ऐसी डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है। मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स इन लिनक्स। लेकिन ये बेसिक कमांड्स जो हैं ये देखने में तो बहुत बेसिक हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं इनका डेली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक टेक्स्ट फाइल से है। तो जो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं उनका बहुत सारा ऐसा काम होता है जो बेसिकली उन्होंने टेक्स्ट फाइल्स के साथ डील करना होता है। तो जब भी आपने टेक्स्ट फाइल के साथ डील करना है तो उसकी मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए। तो वैसे तो इसके लिए टेक्स्ट की मैनिपुलेशन के लिए बहुत सारी कमांड्स हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, और बाकी कुछ ऐसी हैं जो जो हमारे आने वाले सेशंस हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा खास तौर पे पोर्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होंगी जो हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। जब हम आगे जाके डिफरेंट टूल्स डिस्कस करेंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर रहे होंगे, तो तब हमें इन कमांड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं मुझे, तो हम आज जो कमांड्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो टोटल 10 कमांड्स हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें से पहली टच है, फिर कैट है, फिर लेस, मोर, हेड, टेल, सॉर्ट, कंपेयर, फोल्ड एंड WC, जो कि वर्ड काउंट के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। तो ये दीज आर द सेट ऑफ कमांड्स जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखने में बहुत सिंपल हैं, यूज भी करना बहुत इजी है, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो टेक्स्ट फाइल के साथ डील करना ये डेवऑप्स इंजीनियर्स की यूं कह लें कि एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक है। तो जब भी आपने टेक्स्ट फाइल्स के साथ डील करना है तो ये सेट ऑफ कमांड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं डिफरेंट काम परफॉर्म करने में। तो हम मूव करते हैं, हम अपनी वर्चुअल मशीन की तरफ मूव करते हैं और फिर वहां हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। हम अपनी वर्चुअल मशीन पे आ चुके हैं और मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, और ये आपने भी जिस तरह अपनी वर्चुअल मशीन सेटअप कर ली हैं, और इसी तरह आप एक छोटा सा टर्मिनल ओपन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम टर्मिनल के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहली जो कमांड थी दैट वाज टच। ठीक है, मैं पहले सबसे पहले तो एक फोल्डर जो हमने लास्ट टाइम बनाया था उसको हम उसके अंदर नेविगेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जितनी भी पिछले सेशंस में कमांड्स डिस्कस कर चुके हैं वो आने वाले हर सेशन के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होगी। तो इसलिए अगर आपने कोई पुरानी लेट्स से वीडियो अभी नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो देखें और फिर आप इस सेशन को व्यू करें, ताकि आपको आइडिया हो कि जो पिछले सेशन में हमने कमांड्स यूज की हुई हैं उनको हम यहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब लास्ट सेशन में हमने एक डेवऑप्स बूटकैम्प का एक फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट की थी। तो आज का हम काम उसके अंदर करना चाहें तो हम इसमें अगर देखें तो क्या चीज़ है, तो ट्री स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि दीज आर सेट ऑफ डायरेक्टरीज जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ अब डिफरेंट फाइल्स वगैरह यूज करते हैं। तो लेट्स से मैं एक ऐसा करता हूँ कि सिंस टुडे इज डे 12, तो मैं एक एम के डायरेक्टरी कि मेक डायरेक्टरी और डे 12 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर मूव भी कर देता हूँ डे 12 जो, और ताकि हम फिर सारे काम अपने इसके अंदर परफॉर्म करें। अच्छा जी, टच की कमांड है। तो टच, तो सबसे पहले हमने एक यूटिलिटी देखी है कि मैन होता है, मैनुअल हम इसका सबसे पहले चेक करेंगे। तो हम कोई भी कमांड जो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम सबसे पहले इनको एक्सप्लोर करें मैनुअल के थ्रू, और फिर हम उनको यूज कर रहे हो। अच्छा, तो अब अगर आप गौर से देखें तो टच की जो कमांड है दिस चेंज फाइल टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प यूज कर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि जो मॉडिफाइड टाइम है या एक्सेस टाइम है आपकी फाइल का उसको अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि नॉर्मली हम समटाइम फाइल्स को क्या एक्सेस टाइम देखना चाहते हैं कि वो कब इस्तेमाल हुई हैं, या जानबूझ के हम उनको चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इनको हमने लास्ट टाइम एक्सेस किया है।
ताकि लेटर ऑन हम इनको चीज़ें व्यू कर सकें, कौन कौन सी फाइल्स जो हैं हमने एक्सेस की थी प्रीवियसली। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मेनली इसका यही पर्पज़ है। एक तो ये पर्पज़ है कि हम फाइल्स का टाइम स्टैम्प चेंज करते हैं, और दूसरा ये है कि अगर हमने एम्प्टी फाइल्स बनानी हो तो वो बना सकते हैं। तो देर आर बेसिकली टू पर्पसेस, कि एक एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करने के लिए टच इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये किसी भी अगर ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको उनका टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ये दोनों चीज़ें अभी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो हम आते हैं और टच की कमांड लिखते हैं, और जहां मैं एक चीज लिखता हूँ, फाइल 1.txt। ठीक है, तो मैंने ये फाइल बनाई जो कि मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब मैं इसको लिस्ट करूंगा तो ये देखें, ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। तो ये एक बिल्कुल एम्प्टी फाइल होगी। अगर हम इसका एलएस करें और विद लिस्ट के साथ इसको व्यू करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ जीरो लिखा होगा। तो जीरो का मतलब है कि ये फाइल का साइज है, तो फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें किसी किस्म का कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये बिल्कुल एम्प्टी होगी। तो ये बेसिकली जो टच की कमांड है, ये नॉर्मली अगर एम्प्टी फाइल्स आपने क्रिएट करनी हो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन तो ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मेजरली इसका जो ज्यादा इस्तेमाल है वो किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करना है, ताकि हम किसी ये डिफाइन कर सकें कि इस फाइल को हमने आज के दिन या इस टाइम पर हमने इसको एक्सेस किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट, अगर अगर आप टच की कमांड से मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं, मसलन आप ये कहते हैं अभी तो हमने सिंगल फाइल बनाई है, तो हम एक फाइल टू के नाम से, बल्कि इसको हम फाइल टू कह देते हैं, फाइल 2.txt स्पेस, फिर मैं फाइल 3.txt एंड फाइल 4.txt। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने तीन फाइल्स बनानी थी, फाइल टू के नाम से, फाइल थ्री के नाम से और फाइल फोर के नाम से। तो मैंने इनको स्पेस से सेपरेट किया है और टच की कमांड के सामने लिख दिया है। तो इससे ये होगा कि मैं जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स विद सेमा सेपरेटेड, सॉरी विद स्पेस सेपरेटेड, मैं इनको लिखता रहूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी एम्प्टी फाइल्स बनाता रहेगा। तो मैं एंटर करता हूँ और फिर हम लिस्ट करते हैं ls स्पेस डैश एल। तो अब अगर आप देखें तो ये सारी फाइल्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, इनका साइज जीरो है। तो इस तरह करके हम टच की कमांड से एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो इसका एक एस्पेक्ट है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप गौर करें तो थोड़ी देर हम ये देख रहे हैं कि अभी जो हमने करंटली फाइल्स क्रिएट की हैं, इसमें आप टाइम देखें, ये टाइम है 21:20 पे। ठीक है जी, 21:20 पे बनी है, और ये हमारी 21:18 पे, या हाँ जी 18 पे बनी। अच्छा, तो अब लेट से इसका अगर हम टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैं ये वाली जो फाइल वन है इसका टाइम स्टैम्प चेंज करता हूँ। तो कैसे करते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे टच फाइल वन। ठीक है जी, फाइल वन को मैंने लिखा, एक्सेस हुई, और मैं दोबारा इसको लिस्ट करता हूँ कि जरा दोबारा मुझे दिखाओ। तो अब अगर गौर करें, ये जो फाइल वन थी इसका अब टाइम चेंज हो चुका है, अब ये 2021 बन गई। ठीक है, जो पहले के 2018 थी यहाँ इस केस में, लेकिन अभी ये 2021 बन गई। इसका मतलब है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमने ये लिस्ट शो की है तो हम ये बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन चार फाइल में से कौन सी ऐसी फाइल थी जो लेटेस्ट उसको के लेटेस्टली उसको एक्सेस किया गया है। तो वो हमें ये टाइम शो कर रहा है कि दिस वाज द फाइल जिसको सबसे लेटेस्टली एक्सेस किया गया है, और वो हमने किसकी मदद से किया है, ये टच की कमांड से किया है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, इसी कमांड की एक और ऑप्शन भी है। तो हम जरा पहले मैन देखते हैं, कि मैन में चलते हैं और हम टच को देखते हैं। तो इसकी एक ऑप्शन है, उसको हम टी बोलते हैं, -T। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें जी, -T। तो ये स्टैम्प चेंज करने के लिए, यूज दिस फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ करंट टाइम। देखें, जब हमने चेंज किया था
टाइम स्टैम्प चेंज किया था अपनी फाइल का, तो हमने सिंपल टच की कमांड लिखी और आगे फाइल का नाम लिख दिया। तो जो करंट टाइम होगा उस टाइम से आपकी जो टाइम स्टैम्प है आपकी फाइल का, वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से एक टाइम स्टैम्प दूं, तो उस टाइम स्टैम्प से मेरी फाइल अपडेट हो जाए, यानी कि मैं जो फाइल का एक्सेस टाइम है वो करंट टाइम ना आए, बल्कि कोई प्रीवियसली प्रीवियसली कोई टाइम ऐसा हो जो कि शो हो रहा हो, और मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि अच्छा, हमने इसको प्रीवियसली कुछ मंथ्स पहले या कुछ ईयर्स पहले हमने इसको एक्सेस किया था। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है -T की। ठीक है, तो इस टी की माइनस टी की ऑप्शन को हम यूज करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। इसको नॉर्मली हम कहते हैं, पहले हम ईयर लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं, फिर हम डे लिखते हैं, फिर हम आवर्स लिखते हैं, और फिर मिनट्स लिखते हैं। तो सेकंड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली हम मिस भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। तो मैं क्यू प्रेस करता हूं ताकि मैं मैनुअल से वापस चला जाऊं, और फिर हम यहाँ करते हैं टच -T। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास फाइल नंबर 4 थी। ठीक है जी, फाइल नंबर 4। तो इस फाइल नंबर 4 का मैं टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, -T के फौरन बाद मैं एक टाइम मेंशन कर दूंगा। लेट से मैं कहता हूँ 2022, यानी कि पिछले साल का मैं डे ईयर लिख रहा हूँ। फिर मैं लेट से इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो ये मार्च हो गया, यानी कि 22 ईयर का मार्च, और उसकी लेट से 4 डेट। ठीक है जी, ये 4 डेट हो। और फिर मैं 1300 लिखूंगा। 13 का मतलब 13th आवर। तो ये मेरे ख्याल में हमारा जो 1 PM होता है, तो ये वो टाइम होता है। तो मैंने इसको ये कहा कि भाई जो फाइल 4 है ना, मैं इसको टाइम स्टैम्प देना चाह रहा हूँ 2022 का, 3rd मंथ का, डे 4 होना चाहिए, और 1 बजे का टाइम जहाँ मेंशन होना चाहिए। तो मैं इसको ओके करूंगा, तो ये मेरा टाइम स्टैम्प अपडेट हो गया। तो अब मैं लिस्ट करता हूँ LS-L। तो अब अगर गौर करें आप, तो ये आपको क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि फाइल 4 जो थी, ये 2022 में मार्च में 4 डेट को किसी ने चेंज की है, या तब इस किसी ने इसको एक्सेस किया था। तो अगर हम इस तरह के काम करना चाहें, टाइम स्टैम्प्स अपडेट करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। अगर हमें मैनुअली कोई टाइम स्टैम्प अपनी मर्जी का देना है, तो हम सिंपल -T की कमांड देंगे। और ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को गौर से देखें कि इसमें सबसे पहले हमने ईयर दिया है, फिर ईयर के बाद हमने मंथ दिया है, मंथ के बाद हमने उस मंथ का डे दिया है, और ये हमने आवर्स दिए हैं। ये 24 आवर्स के केस में, या 24 आवर्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ टाइम एडजस्ट करना है। ठीक है, जो इसमें 13 जो है ये आपके आवर्स हैं, और ये 00 जो है ये मिनट्स है। इसका मतलब है कि मैंने 1 बजे, पूरे 1 बजे का टाइम दिया है। अगर जहां मैं कुछ सेकंड्स भी, मिनट्स भी दे देता, तो ये उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगी। तो दीज आर सम कमांड्स जो कि आपकी टच की कमांड्स हैं। तो इसके दो ही फंक्शनैलिटी हैं। तो इसमें जो मेजर फंक्शनैलिटी जिस पर्पस के लिए से यूज किया जाता है, वो टाइम स्टैम्प को अपडेट करना है। तो अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, वो है कैट। तो कैट की कमांड की का भी हम मैनुअल चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या करता है, तो कैट की एक्चुअली जो कमांड है, उसका असल पर्पस है कनकेटिनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। ये दो काम है इसके। सबसे पहले तो हम फाइल्स को कनकेटिनेट कर सकते हैं। कनकेटिनेट का आपको आइडिया होगा कि हम दो चीजों को, दो टेक्स्ट अगर लेट से मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिन लोगों का कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है उन्हें पता है कि जब हम दो, हमारे पास अगर स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि टेक्स्ट डाटा है, तो उनको हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो इस कंबाइनिंग के प्रोसेस को हम कंकैटिनेशन कहते हैं। तो लेट से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा फाइल्स हैं, और हम उनके डेटा को कंबाइन करना चाहते हैं, दो टेक्स्ट फाइल्स के डेटा को कंबाइन करना चाहते हैं। तो कैट की कमांड हमें हेल्प कर सकती है कि आप उन दोनों फाइल्स के डाटा को कंबाइन करें, और किसी तीसरी तीसरी फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो और ये इसका एक काम है। और दूसरा काम जो इसका है, वो है प्रिंट करना, कि ऑलरेडी अगर कोई टेक्स्ट फाइल है और हम उसके अंदर कोई डाटा हमने सेव किया हुआ है, और हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं टर्मिनल के ऊपर, हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेंट्स, तो उसके लिए ये कैट की कमांड यूज की जाती है। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से
या दोनों जो इनकी वर्किंग है, इनमें से जो सबसे ज्यादा इसकी वर्किंग यूज होती है या जिस पर्पस के लिए ये कमांड ज्यादा इस्तेमाल होती है वो प्रिंट का है। यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस हम आगे भी देखेंगे, हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखेंगे और बहुत कुछ हम लिख करेंगे। तो उन सब में ये जो कैट की कमांड है, इसका मेन पर्पस जिसके लिए हम इसे यूज करेंगे वो आपकी प्रिंट की है। तो हम वापस चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैट की कमांड को हम कैसे यूज करें। कैट के लिए सबसे पहले हमारे पास, हम लिस्ट कर लेते हैं, हमारे पास फाइल्स हैं। तो लेट से मैंने किया कि अच्छा मुझे ना आप फाइल 2 जो है इसके कंटेंट्स दिखाओगे, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया तो इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया, टर्मिनल पे कुछ भी नहीं आया। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि हमने कहा था कि इस फाइल के अंदर तो कोई डेटा सेव ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब इसका मतलब है कि हमें इस फाइल के अंदर डेटा को हम अगर प्लेस करेंगे तो तभी हमें शो होगा। तो हम थोड़ा सा डमी डेटा इसमें प्लेस कर देते हैं। मैं इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी कर लेता हूँ और अपना एक फोल्डर ओपन करते हैं, डायरेक्टरी जिसमें ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो हम वहां से जाके डायरेक्टली इसमें डेटा को अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो हमें जो पता है कि हमने जहाँ डेव ऑप्स का एक फोल्डर बनाया था, ये डेव ऑप्स बूट कैंप का फोल्डर आ गया, इसमें डे 12 है और इसके अंदर ये फाइल्स हैं। तो मैं चूंकि एक्सेस कर रहा हूँ आपकी जो फाइल 2 है उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसलिए अब लेट से मैं ये ना एक डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं ऑलरेडी शायद मैंने ओपन की हुई है, तो मैं यहाँ से डेटा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं लेट से ये टेक्स्ट फाइल जो 2 है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ये हमने पिछले सेशन में, लास्ट से लास्ट सेशन में इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है जिसको हम इसमें जिसको यूज कर सकते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन। तो मैं लेट से यहाँ से ओवरव्यू से जाता हूँ और यहाँ से कोई जो डेटा इस पे आता है ये कॉपी कर लेता हूँ। लेट से ये 2 पैराग्राफ्स हैं तो मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो बस ये सिंपल सा, इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ और अब हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए काम करेगा या नहीं। तो हम टर्मिनल में गए और अब हम अगेन सेम कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप इसे कहते हैं कि अच्छा जी आप क्या होता है। तो आप अगर देखें तो ये डेटा हमने इस फाइल के अंदर कॉपी किया था, तो ये बड़े इंटरेस्टिंगली इसने हमें शो कर दिया। तो बेसिकली ये इसका मेन पर्पज है जिसके लिए इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि आपने कोई भी फाइल है, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, किसी भी तरह की फाइल है, हम उसके अंदर से कंटेंट इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट से मैं एक और काम करता हूँ। मैं जो बाकी फाइल्स भी हैं, फाइल नंबर 3 और 4, इनको भी ओपन करता हूँ और इनमें भी एक डमी डाटा सेव करने की कोशिश करता हूँ। और हम इसमें से लेट्स से यहाँ से हम ये वाला पैराग्राफ उठा लेते हैं। ये मैंने कंट्रोल V किया, सेव हो गया सी सी फाइल नंबर 3 में। और यहाँ से हम चलें, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ मैंने फाइल नंबर 4 के अंदर भी डाटा प्लेस कर। ओके, तो अब हम वापस टर्मिनल पे चलते हैं। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, अब मैं बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले फाइल चेक की थी, तो भी मैं फाइल 3 को चेक करूंगा। फाइल 3 की एक्सटेंशन नहीं थी, तो ये करूंगा तो ये फाइल 3 का डेटा प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह फाइल 4 का भी कर सकता है। अच्छा, अब मैं एक और काम करने लगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि अच्छा ऐसा करें, कैट में फाइल नंबर 2 का डेटा स्पेस फाइल 3 एंड स्पेस, चलें फिलहाल 2 करते हैं। ठीक है, हम तीसरी को भी ऐड कर सकते हैं, फाइल नंबर 4 को भी, लेकिन चलें फिलहाल 2 करते हैं। हम एंटर प्रेस करते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो हुआ क्या है, तो हुआ एक्चुअली ये है कि इसने ये जो दोनों फाइल्स हमने लिखी हैं, ये दोनों फाइल्स जो हमने इस कैट की कमांड के सामने लिखी हैं, इसने दोनों फाइल से कंटेंट को रीड किया है। ठीक है जी, दोनों फाइल से कंटेंट्स को रीड किया है
उन्हें कनकैटिनेट किया है, मीन्स कंबाइन किया है। इसका मतलब है ये देखें, इस फाइल के अंदर जो पहली फाइल थी, फाइल नंबर 2, इसके अंदर ये दो पैराग्राफ थे और फाइल नंबर 3 के अंदर ये वाला पैराग्राफ था। इसने क्या किया है, इन दोनों फाइल्स के डेटा को कनकैटिनेट कर दिया है, मीन्स जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया, और ये एक सिंगल फाइल का कंटेंट बना दिया और उसको टर्मिनल के ऊपर प्रिंट कर दिया। ये किसी जगह सेव नहीं हुआ, ये इसने सिंपली टर्मिनल के ऊपर सेव कर दिया। यही डेटा हम किसी फाइल में सेव भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इसको एक सिंगल फाइल के अंदर सेव भी कर सकते हैं। मैं उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। वो कैसे होगा, लेट से मैं सेम कमांड दोबारा से लिखता हूँ और मैं एक ग्रेटर देन का सिंबल लगाता हूँ। ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है, ये एक बड़ा स्पेशल किस्म का सिंबल है। हमारा आने वाला जो सेशन है उसके अंदर हम ये इस तरह के कुछ सिंबल्स मजीद भी हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं बस इनकी ये एक ही आपको सिंबल बताने वाला हूँ, ताकि ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हो सके हमारा कैट के साथ, क्योंकि कैट के साथ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट से मैं एक और फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैंने लिखा है combined.txt। ठीक है जी, क्या लिख दिया है, combined.txt। और कैसे लिखा है, ये कमांड एज इट इज है जो पिछली वाली थी, और ये एरो लगा और ये हमने कंबाइन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि ये जो दो फाइल्स, इनके दोनों के कंटेंट्स कंबाइन होंगे, और हम इसे कह रहे हैं तो कंबाइन होने के बाद तुम रीडायरेक्ट हो, जो तुम चले जाओ इस फाइल के अंदर। तो ये जैसे ही कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम ls करें तो ls में ये कंबाइन की एक फाइल मजीद बन गई है। ठीक है, और इस फाइल को अगर हम कैट करके देखें तो ये हमें अगेन वो उसी तरह 3 पैराग्राफ शो करेगी कि ये दोनों फाइल्स के कंटेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो गए। तो ये बेसिकली इस पर्पस के लिए जो कैट की कमांड यूज होती है कि हम मल्टीपल फाइल्स, ये भी तो मैंने 2 फाइल्स लिखी हैं, आप 4 लिख दें, 10 लिख दें, जितनी मर्जी आपकी फाइल्स हैं जिनके कंटेंट्स को आप कंबाइन करना चाहते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको यही करना है कि दो जितनी भी फाइल्स हैं उनके नेम्स लिखे, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया और फिर आपने उस फाइल का नाम लिख दिया जिसमें सारी कंबाइंड आउटपुट जानी चाहिए। तो इस तरह आप ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट से जिस तरह मैंने पहले ये शो किया है कि फाइल कंबाइंड वाली फाइल को, तो हम इसे दोबारा शो करते हैं। अच्छा, ये आप एक दफा इस पे एक नजर देखें, तो आई होप आपने देख लिया। तो अब मैं सेम कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, लेकिन एक और ऑप्शन प्रोवाइड करने लगा, मैं इसके साथ -n प्रोवाइड करने लगा। ठीक है जी, तो -n लिखा और फिर एंटर प्रेस कर दिया। तो अब क्या हुआ, आप गौर करें, कुछ हुआ इसके साथ, क्या हुआ है, ये जो आपका पैराग्राफ्स थे, ठीक है जी, ये जो पैराग्राफ्स थे, इनके सामने लाइन नंबर शो होना स्टार्ट हो गए, इनके बैक साइड पे लाइन नंबर। तो असल में ये जो पूरा पैराग्राफ था ये एक लाइन में था, तो ये दिस इज योर लाइन नंबर 1। ये एम्प्टी लाइन थी जिसके बिल्कुल जिस पे स्पेस थी, उस पे 2 शो हो रहा है। जो थर्ड लाइन थी उस पे ये 3 शो हो रहा है, और ये भी पूरी एक लाइन थी। और फोर्थ लाइन स्पेस वाली थी, और फिफ्थ लाइन भी ये पूरी इस पैराग्राफ वाली है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने ये शो करवाना हो कि लाइन नंबर भी प्रिंट करें, कि सिर्फ डाटा ना प्रिंट करें, लाइन नंबर भी प्रिंट करें कि कौन सी लाइन में कौन सा टेक्स्ट पड़ा हुआ है हम देखना चाहते हैं, तो आपने सिंपली एक कमांड एक्स्ट्रा या एक ऑप्शन एक्स्ट्रा असाइन करनी है। तो वो क्या है, -n, -n कह लें या -n। तो दिस इज द सिंपल कमांड, या सिंपल आपका जो भी इसका ऑप्शन। ठीक है जी, तो कैट की कमांड हमने देख ली कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे चलते हैं एक अगली कमांड की तरफ, वो है लेस की कमांड। ठीक है जी, लेस। तो हम सबसे पहले मैनुअल देखते हैं इसका, लेस। तो लेस की क्या है कि अपोजिट ऑफ मोर। अच्छा, और इसी तरह एक मोर की कमांड भी होती है, तो मोर का ये अपोजिट है, और ज्यादातर वैसे लेस ही इस्तेमाल की जाती है, मोर को कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलें हम इससे, इसने चूंकि हमें मोर की तरफ रेफर किया है, तो हम मोर का भी मैनुअल देख लेते हैं, तो मोर में क्या होता है। तो मोर में जाते हैं, तो ये हमें कहता है कि इसके अंदर आप डिफरेंट फिल्टरिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ये असल में फिल्टर्स वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मोर से ज्यादा जो लेस की कमांड है वो ज्यादा यूज की जाती है। उसके अंदर चूंकि ऑप्शन भी थोड़ी ज्यादा है,
हम उनकी ज्यादा ऑप्शन तो नहीं देखेंगे आज, हम जस्ट थोड़ी थोड़ी कुछ ऑप्शन इसकी देखेंगे और जस्ट यूज करें, क्योंकि ये आने वाले टाइम में हम जब टेक्स्ट के साथ कुछ और ऐसी कमांड्स हैं, जब हम उसको पढ़ लेंगे तो फिर ये लेस जो है ना उनके साथ कंबाइन होके मिल के बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा जस्ट, अच्छा अगर हम लेट से मोर करते हैं और मोर को मैं फाइल नंबर 2 का पाथ देता हूँ, तो ये हमें कुछ शो करेगा। अच्छा ये तो इसने बस ऐसे शो कर दिया, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कैट की तरह है। हाँ जी, तो ये कैट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो अभी एक्स्ट्रा हुई नहीं है, तो वो मैं अभी थोड़ा सा आपके सामने उनको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। फोल्डर में जाएंगे, फाइल नंबर 2 में जाएंगे। अच्छा इसमें मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है इसको बार बार कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। ठीक है जी, और थोड़ा ज्यादा इसको करो ताकि ये हमारा डेटा जो है थोड़ा ज्यादा हो जाए। फाइल नंबर 2 में मैंने अपडेट, ठीक है जी, तो अब मैं अगेन यही कमांड चलाता हूँ, मोर फाइल 2। अच्छा अब आप गौर करेंगे क्या हुआ। अब ये हुआ है कि अब फाइल में डेटा तो हमने बहुत ज्यादा रखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये पूरा डेटा वन गो में शो करने की बजाय, अब देखें पूरा डेटा इसने वन गो में शो नहीं किया, इसने हमें मोर की ऑप्शन दे दी है कि अच्छा भाई आप एंटर प्रेस करते जाएं, तो ये फाइल का जो मजीद कंटेंट है जो कि नीचे अभी रिमेनिंग है जो व्यू में नहीं आया, वो आपको शो कर सकता है। तो इस तरह करके आप, आपकी जो टर्मिनल का व्यू है, उस व्यू के अंदर जो कैट की कमांड है ना वो ये परफॉर्म नहीं कर सकती। अब अगर मैं इसी को कैट फाइल 2 करूँ ना, तो वो क्या करेगी, वो पूरा डेटा एक ही गो में शो कर देगी, आपको बिल्कुल एंड पे ले गई है, पूरा डेटा इसने डिस्प्ले किया है, तो आपको पूरा डेटा प्रॉपरली रीड करने की फैसिलिटी नहीं दी इसने। लेकिन मोर की कमांड हमें क्या करती है, वो कहती है कि भाई आपने परेशान नहीं होना, मैं डेटा आपको बिल्कुल स्टार्ट से व्यू करने की फैसिलिटी दूंगी, और साथ साथ आगे मूव करने की फैसिलिटी भी दूंगी। तो ये इस तरह करके हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस इसीलिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारी मोर की कमांड होगी। इसी तरह जो लेस की कमांड है वो भी हम इसी तरह इसी पैटर्न में देखते हैं। तो लेस की कमांड है और इसमें भी हम कहते हैं जी फाइल नंबर 2 जो है ना जरा इसके साथ परफॉर्म कर, ठीक है, तो ये भी हमें इसी तरह की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अच्छा अब हम एंटर प्रेस करते जाएं, तो ये हमें एक एक लाइन मजीद शो कर सकते। अच्छा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं जिस तरह अभी हम देखेंगे, तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। ठीक है, ये एंड हो गई है, और फिर हम यहाँ पे इसको क्यू प्रेस करेंगे और ये क्विट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये किसी भी फाइल को अगर आपने रीड करना हो, टॉप से लेके बॉटम तक रीड करना हो, और प्रॉपरली एक टर्मिनल के व्यू के अंदर रीड करना हो, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसकी एक और कमांड है जिसको हम कहते हैं कि लेस और प्लस जी। ठीक है जी, ये प्लस ये मैं सिंपल इसको कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए थोड़ा गड़बड़ कर रही है। अब इसमें मुझे प्लस, ये प्लस और ये मैंने जी लिख दी। ठीक है जी, ये हुआ तो क्या हुआ, आपने फील किया कि यहाँ टेक्स्ट फाइल का एंड आ गया। ये जो मैंने कमांड दी है अभी, कौन सी, लेस प्लस जी और फिर फाइल का नाम, ये क्या करती है, अगर आप ये बाय डिफॉल्ट सिंपल बगैर प्लस जी के ऑप्शन देते हैं तो आपको फाइल के कंटेंट्स टॉप से रीड करवा रही है। ठीक है जी, आपको जो व्यू आया है वो आपकी फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग व्यू आया है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई बिल्कुल स्टार्टिंग व्यू नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एंडिंग व्यू चाहिए, तो एंडिंग व्यू के लिए हम क्या एक ऑप्शन देंगे, प्लस जी की। ये प्लस जी की जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमें एंडिंग से देगी, ये बिल्कुल फाइल एंड होगी, आप इसको एंड से पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। और फिर हम अगर मैं एंटर भी प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे मजीद नहीं जा रही क्योंकि फाइल तो एंड हो चुकी। मैं क्यू प्रेस करता हूँ, ये क्विट हो जाएगी, वापस चले जाएंगे। तो इस तरह आप ये वाला काम कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह एक और ऑप्शन है +1 की। अच्छा +1 ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है इसका। +1 का ये मतलब है कि मुझे एप्लीकेशन का टॉप से व्यू दो ताकि मैं टॉप से रीड कर सकूं।
तो टॉप से रिव्यू देने के लिए हमें +1 या तो आप लिख दें, या ना भी लिखें तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा चूंकि स्टार्ट से ही शो करेगी, तो इसलिए +1 लिखने की ऑप्शन ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल कहना होगा नहीं, फाइल को मैंने बिल्कुल आखिर से रीड करना है, तो आप सिंपली +G लिख दें, तो आपको आखिर वाले व्यू में ले जाएगा। तो ये सिंपल हमारी दो कमांड्स थी, जो कि लेस और मोर थी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट कमांड इज हेड कमांड। तो हम मैनुअल में जाते हैं और कहते हैं जी हेड। अच्छा जी। इसमें देखें तो ये हेड की कमांड में कहते हैं आउटपुट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो प्रिंट, डिस्क्रिप्शन में कहता है प्रिंट द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ ईच फाइल टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका मतलब है कि हेड की कमांड जब भी हम यूज करेंगे, ये सिर्फ टॉप की जो 10 लाइंस हैं किसी भी फाइल की, सिर्फ वो प्रिंट करेगा। कैट की कमांड से तो पूरी फाइल प्रिंट हो रही थी, लेस की कमांड से उतना डेटा आ रहा था जितना हमारे टर्मिनल के व्यू का है। लेकिन हेड की कमांड कहती है कि अगर आपने सिर्फ 10 लाइंस शुरू की पढ़नी तो मैं आपको सिर्फ वो शो करवा दूं। ठीक है, तो हम इसको क्विट करते हैं और इसे कहते हैं हेड। और मैं फाइल नंबर 2 का इस पे कहता हूँ कि अच्छा मुझे शो करो। तो अब इसने मुझे 10 लाइंस शो कर दी। तो अब मजे की बात क्या है कि इसमें जितने भी 10 लाइंस जो हैं, उसमें असल में ये हमारे मल्टीपल पैराग्राफ। तो अब अगर देखें तो ये एक पैराग्राफ एक लाइन, स्पेस दूसरी, अगला पैराग्राफ तीसरी लाइन, फिर स्पेस चौथी, और फिर ये। ठीक है, तो इस तरह करके हम ये देख पा रहे हैं कि ये मल्टीपल लाइंस हैं। क्योंकि हमारे एक ही पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में है, तो इसने 5, इसीलिए पैराग्राफ अगर 1 2 3 4 और 5, ये 5 पैराग्राफ शो किए और 5 इसने स्पेसिस भी प्रिंट किए, 2 3 स्पेसिस, और ये 4, और ये आखिर पे 5। तो 5 स्पेसिस और 5 आप उसने पैराग्राफ प्रिंट किए, तो इसका मतलब टोटल 10 लाइन इसने प्रिंट की। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका कि ये 10 लाइंस को प्रिंट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 10 नहीं करनी मैंने, तो लेट्स से 5 करनी है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि 10 से कम भी कर सकते हैं, 10 से ज्यादा भी कर सकते हैं। मसलन आप कैसे करें, आप कहें -n स्पेस 5। तो आपने एक नंबर की, यानी कि आप काउंट बता रहे हैं कि भाई 10 नहीं करनी तो हमने 5 करनी है। तो आप अगर गौर करें तो 3 पैराग्राफ्स आएंगे और 2 स्पेसेस आएंगे, तो ये मिलाकर आपके टोटल 3 लाइंस हो गए। तो 3 लाइंस का डेटा ये, सॉरी 3 नहीं है 5 है। ठीक है ना, 3 पैराग्राफ्स हैं और 2 स्पेसेस हैं, तो ये 5 लाइंस का डेटा आपको इंटरेस्टिंगली प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ 5 को आप 15 कर दें, 50 कर दें, तो जिस तरह भी जैसे भी अकॉर्डिंगली आप देखना चाहते हैं, वो आप बड़े मजे से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और ऑप्शन है हेड -C की, और इसमें मैं लिखता हूँ 100, और उसके बाद मैं फाइल 2 का ही डाटा लिख देता हूँ। तो अब इसने क्या किया है, अब ये क्या करेगा, -C 100 का क्या मतलब है, मैं -C का मतलब है कि भाई तुमने डाटा जो प्रिंट करना है नंबर ऑफ बाइट्स की फॉर्म में करना है। कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ बाइट्स प्रिंट करनी है। पहले मैंने जो -N से मेंशन किया था वो लाइंस थी, लेकिन अभी मैं करेक्टर्स बता रहा हूँ। ठीक है ना, कितने करेक्टर प्रिंट करने हैं, तो मैंने इसे कहा है 100 करेक्टर प्रिंट करने हैं। तो इसने उस फाइल के स्टार्टिंग में से 10 जो 100 करेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे उसे प्रिंट कर दिए। तो इस तरह ये बड़े इंटरेस्टिंगली काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आई होप आपको क्लियर हो। अच्छा, इसी तरह एक -V की ऑप्शन है। लेट्स से मैं फाइल 3 के साथ ये काम, फाइल 3 काम परफॉर्म करता हूँ। तो ये थोड़ी सी डिटेल भी साथ इसने मुझे बताई है। वो डिटेल क्या है कि इसने जरा मुझे ये वाला, ये फाइल का नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसको वर्बोस बोलते हैं कि तुमने फाइल तो हमें प्रिंट करके देनी ही है, कंटेंट के साथ साथ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करो। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सिर्फ उसने फाइल का जो नेम है वो इस तरह प्रिंट किया है। अगर यही काम हम कैट से करें, फाइल 3 को हम कैट से करें, तो वो सिर्फ हमें कंटेंट शो करेगी, कोई फाइल का नेम शो नहीं करेगी। लेकिन सेम चीज अगर हम हेड -V से करें, तो ये हमें साथ कंटेंट भी शो कर रही है। और ये हेड में हमने इसको 10 लाइंस कही थी,
तो ये हमारा एक ही पैराग्राफ है जो एक लाइन में पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये 10 लाइन शो कर। लेट से मैं जैसे पीछे मैंने किया था, मैं वो करता हूँ कि फाइल नंबर 2 को मैं कहूँ कि भाई तुमने -N5 शो करना है और वर्बोस की फॉर्म में करना है। तो अब ये देखिए, इसने फाइल का नाम भी मुझे शो किया और 5 लाइंस भी शो कर। इस तरह ये काम किया जा सकता है। ओके जी, एक और इसी का एक वेरिएंट है, उसे बड़ा अच्छे सा हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो डेवऑप्स इंजीनियर, वो -F है। ठीक है, तो ये जो -F है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये फाइल 3 को मैं अगेन इसको कहता हूँ, ये जो F है ना, ये फॉलो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चेक करता हूँ कि -F की कमांड, ये कह रहा है इनवैलिड है, तो चलें देखते हैं कि मैनुअल में चेक करते हैं कि हेड में -F की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अच्छा जी, तो ये इसमें हेड की फैसिलिटी नहीं। ओके, ठीक हो गया। ये असल में ये हेड में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये इसकी जो कंपेनियन कमांड है उसके साथ अवेलेबल है। तो हम अगली अब कमांड, कंपेनियन कमांड इज टेल, जिस तरह हेड होता है इसी तरह एक टेल की कमांड भी होती है। ठीक है, तो हम इसका मैन पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या करता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो हेड की कमांड है वो स्टार्ट का जो फाइल का स्टार्ट का जो पार्ट है उसको प्रिंट करती है, लेकिन टेल की कमांड जो है ये लास्ट पार्ट को प्रिंट करती है, और ये भी उसी तरह काम करती है कि ये लास्ट 10 लाइंस को प्रिंट करती है किसी भी फाइल को। तो इसका मतलब है कभी आपने फाइल की शुरू शुरू की लाइंस 10 लाइंस पढ़नी हो तो हेड यूज करेंगे, अगर आखिरी 10 लाइंस पढ़नी होंगी तो आप टेल यूज कर लेंगे। तो लेट्स से मैं इसी तरह इसको क्विट करता हूँ और फिर हम टेल को यूज करते हैं। तो मैं कहता हूँ टेल, और फिर मैं फाइल नंबर 3 का नाम देता हूँ और फिर चेक करते हैं। तो अब इसने क्या किया, अब इसने जो आखिरी लाइंस हैं जो भी हमारे इसकी हैं फाइल की, उनको डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, इसी तरह इस टेल में मैं वही उसी तरह की ऑप्शन भी दे सकता हूँ। अ, मैं अगर ये 2 दे दूं ना, टेल 2, तो आप इसमें देखें कि इसने मुझे आखिरी जो 5 लाइंस हैं ये वो प्रिंट कर दे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं इसको देता हूँ कि अच्छा ना, मुझे -N5 कि मैं 5 लाइंस प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब इसने एंड से 5 की, एंड में एक आखिरी स्पेस है, पैराग्राफ है 2, फिर ये पैराग्राफ, ये स्पेस 3, फिर ये पैराग्राफ 4 और फिर ये स्पेस। तो असल में पहली स्पेस प्रिंट हुई है, आखिरी भी स्पेस प्रिंट हुई है, और दरमियान में जो 2 पैराग्राफ्स हैं और उनके दरमियान की स्पेस। तो ये 5 लाइंस आपकी प्रिंट हो गई हैं, लेकिन ये कहाँ से हुई हैं, ये बिल्कुल एंड से हुई हैं, टेल से हुई हैं। ठीक है जी। इसी तरह हम नंबर ऑफ बाइट्स भी प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं भाई, मुझे ना आखिर से सिर्फ 100 बाइट्स प्रिंट करके दो। तो ये आखिरी 500 जो करेक्टर्स हैं या बाइट्स हैं, सिर्फ वो प्रिंट करके दे सकता है। ठीक हो गया। उसी तरह इसी तरह इसके साथ वर्बोस भी यूज की जा सकती है कि हम ये कहें कि -V कर लो भाई, वर्बोस। और इसी तरह ये क्या करेगा, जो कंटेंट डिस्प्ले करेगा आखिर से उसके साथ फाइल का नाम भी प्रिंट करो। तो बस ये इसी पर्पज के लिए ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा, एक जो सबसे ज्यादा इसको फाइल का जो फ्लैग है या ऑप्शन है जो यूज की जाती है, वो फॉलो की है। तो -F, तो टेल के साथ एक्चुअली फॉलो इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब हम फॉलो करते हैं ना, -फॉलो, तो इसका क्या मतलब है, ये फाइल को बिल्कुल आखिर से फॉलो करने लग जाएगा। देखें, ये बिल्कुल कर्सर जो है हमारा ब्लिंक कर रहा है, ये इसका मतलब वेट कर रहा है कि कल को ये फाइल अपडेट हो, तो जैसे ही इस फाइल को अपडेट किया जाएगा तो ये यहाँ वो कंटेंट डिस्प्ले करेगा। मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। मैं ये फाइल साथ ओपन करता हूँ, फाइल 2, क्योंकि हम फाइल 2 को फॉलो कर रहे हैं। तो ये फाइल 2 भी मैं ओपन करता हूँ, साथ में टर्मिनल भी आपको ओपन करके रखता हूँ। और इस फाइल के आखिर पे मैं अपना नाम ऐड करता हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो मैंने सेव किया। तो अब अगर देखें तो मैंने ये कौन सी फाइल में चेंज किया था, तो इसने अपडेट नहीं किया और फॉलो भी, क्योंकि इसको मैंने कहा था फॉलो करो, तो इसने फॉलो नहीं किया। फाइल 2 ही है, तो इसको हम बंद करते हैं। तो फॉलो नहीं कर रहा, Ctrl+C किया, फिर अगेन मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तो इसने अब तो अपडेटेड डेटा शो कर दिया है।
लेकिन अगर मैं रन टाइम पे इसमें चेंजेस कर रहा हूँ तो ये शो नहीं कर रहा। ओके। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए ना, तो मैं एक नया टैब ओपन किया है इसके अंदर, और मैं इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपको ये कमांड ना भी समझ आए तो कोई टेंशन नहीं है। मैन्यू फाइल टू। अच्छा, पहले तो मैं उधर जाके इसको चेंज कर रहा था ना, तो अभी मैं उसको यहाँ से एक टर्मिनल के जो एडिटर है उससे चेंज करने लगा। टैब ऑफ बूट कैम्प। ठीक है, इसको मैं बंद अपडेट करता हूँ, और फिर हम यहाँ आकर देखते हैं। तो अब अगर हम यहाँ आकर देखें तो ये आप गौर से देखें तो ये ऑटोमेटिकली डेव ऑफ बूट कैम्प खुद ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो नॉर्मल एडिटर है हमारा, जो विजुअल एडिटर है, उसकी मदद से तो अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इसको अपडेट करें विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल का जो एडिटर है, तो उससे अगर हम इसको अपडेट करें, यानी कि मैं अगेन इसमें एक अपडेट लेके आता हूँ, इसमें आखिर पे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, दिस इज टेस्टिंग, और हम इसको सेव कर दें। तो ये अगेन हम जब जहाँ जाके देखेंगे तो अगेन ये आ गया, तो ये फाइल को फॉलो कर रहा है। जब तक इस फाइल में डेटा अपडेट होता रहेगा ये प्रिंट करता रहेगा, और अगर नहीं अपडेट हो रहा तो ये बिल्कुल ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। तो इस कमांड से फिर अनडू करने के लिए या वापस जाने के लिए, इसको रोकने के लिए कि ये फॉलो करना बंद कर दो, तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल इसको फॉलो करना बंद कर दे। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, तो ये आपकी टेल की कमांड होगी। नेक्स्ट अब जो हमारी कमांड है वो सॉर्ट की कमांड। तो मैन सॉर्ट, तो सॉर्ट की कमांड करती है, क्या करती है, ये सॉर्ट कर देती है सॉर्ट लाइंस ऑफ टेक्स्ट फाइल। जो हमारे पास टेक्स्ट डेटा है ये उसको सॉर्ट कर सकती है। ठीक है, तो लेट्स से मैं ना ये जो इसको एक तो क्विट करता हूँ, और प्लस ये जो अपनी फाइल है फाइल नंबर 1 जो कि हमारी अभी तक एम्प्टी है, तो इसमें कुछ डेटा लिख देता हूँ। ठीक है जी, हम इसमें लिखते हैं ABC, या ABC लिख देते हैं। फिर हम XYZ लिख देते हैं। फिर हम या नौ ऐसा करते हैं कि हम इसमें ना कुछ नाम लिख देते हैं। ठीक है, मैं असद लिख देता हूँ। फिर मैं एहसन लिख देता हूँ। फिर मैं जिशान लिख देता हूँ। फिर मैं रिजवान लिख देता हूँ। और फिर मैं शकील लिख देता हूँ। ठीक है, ये फाइल्स में ये डेटा मैंने फाइल के अंदर प्लेस कर। ठीक है, तो अब मैं इधर आता हूँ और मैं कैड करता हूँ फाइल 1 को। तो और देखते हैं इसमें यही डेटा पड़ा होगा। ठीक है जी, अब मैं कमांड दे रहा हूँ सॉर्ट की, और मैं इसे कह रहा हूँ कि फाइल 1 जो है ना, फाइल 1 जो है इसको सॉर्ट करो। तो अब देखें क्या किया है इसने। ओरिजिनल डेटा ये था, असद पहले था, एहसन बाद में था, जीशान था, फिर रिजवान और शकील था। अब इसने क्या किया, आपने इसने अल्फाबेटिकली इस फाइल के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। ठीक है जी, और अल्फाबेटिकली में ए पहले आता है तो इसने ए को पहले ले आया, और जेड चूंकि आखिर में आता है तो वैसे आखिर में ले गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी सॉर्ट की ऑप्शन, सॉरी, इसी सॉर्ट की कमांड की एक ऑप्शन है -R। अगर हम इसी कमांड में -R देते हैं तो दिस स्टैंड्स फॉर रिवर्स। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे ही आउटपुट देखेंगे तो जो पहले आपको जिस फॉर्मेट में डेटा जिस प्रिंट हो रहा था बिल्कुल उसका रिवर्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो निशान जो है बिल्कुल पहले, और बाकी एसन जो सबसे टॉप पे था वो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक और इसमें ऑप्शन है, लेट्स से मैं फाइल को में जाकर ना दोबारा एक और चीज चेंज करता हूँ। अब मैं इसमें कुछ डुप्लीकेट्स असाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि असद जो है वो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, और इसी तरह मैं स्टार्ट में जाकर, बिल्कुल स्टार्ट में जाकर शकील लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट्स ऐड कर,
तो अब अगर मैं इनको दोबारा से सॉर्ट करूंगा, रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट करूँ, तो मेरा असद 2 दफा आ रहा है और इसी तरह शकील भी 2 दफा आ रहा है। लेकिन अब लेट से मुझे मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैंने सॉर्टेड डेटा तो देखना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये जो डुप्लीकेट्स है ना, ये डुप्लीकेट्स ना आए, ये सिंगल वन टाइम ये सिंपल डिस्प्ले का। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, उसको हम डैश यू की ऑप्शन कहते हैं। वो डैश यू की जो ऑप्शन है उसको जब हम यूज करेंगे तो इसमें जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो रिमूव हो जाएंगी। सिंपल हमारे पास जो सिंगल वैल्यू है सिर्फ वो प्रिंट होगी। इसका मतलब है कि इसने हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है उनको रिमूव कर दी। ठीक हो गया जी। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है ना, मैं एक और चीज भी परफॉर्म कर सकता हूँ कि जिस तरह हमने पहले कैट के साथ किया था ना, हम ये इसी तरह का एक काम ऐसे भी कर सकते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा करें कि इस फाइल 1 के अंदर तो ये डाटा भी पड़ा हुआ है, सॉर्टेड भी नहीं है, और ये इसमें डुप्लीकेट्स भी हैं। तो कोई ऐसा तरीका करें कि ये डेटा सॉर्ट भी हो जाए और डुप्लीकेट भी खत्म हो जाए। तो मैंने असल में सॉर्टिंग सीधे ही करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें मैंने -R रिमूव कर दिया, और मैं ये चाहता हूँ डुप्लीकेट्स ना हो। और फिर मैं इसको एरो का ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये लगाता हूँ, और इसको मैं एक और फाइल के अंदर सेव कर देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ दिस इज सॉर्टेड डेटा। तो एंटर प्रेस किया और फिर मैंने कैट किया और सॉर्टेड को मैंने कहा कैट करो भी सॉर्टेड को, तो ये सॉर्टेड डेटा आ जाएगा और डुप्लीकेट सारे रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह हम इसके साथ ये वाले एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आपने सॉर्टेड डेटा देखना है तो सिंपल आपने सॉर्ट की कमांड लगानी। ठीक हो गया। तो ये हो गया। ओके, अब अगली कमांड है जो हमारे पास 8वीं कमांड है, दैट इज फोल्ड। तो पहले इसका मैनुअल देखते हैं। तो फोल्ड क्या करता है, रैप ईच इनपुट लाइंस टू फिट इन स्पेसिफाइड विड्थ। यहाँ हम विड्थ स्पेसिफाई करते हैं और अपने टेक्स्ट को उस स्पेसिफाइड विड्थ के अंदर एडजस्ट करने की या करवाने की कोशिश करते हैं। अब इसका मैं डेमो आपको देता हूं तो आपको बड़े क्लियर आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट किया मैंने कैट किया और मैंने फाइल नंबर 3 को किया। ठीक है जी। फाइल नंबर 3 में अगर आप देखें तो जो मेरी टर्मिनल की बाउंड्रीज हैं, जो मेरा टेक्स्ट है, ये टर्मिनल की बाउंड्रीज को टच कर रहा है, तो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, इतना ज्यादा इतनी बाउंड्रीज को टच ना करे, तो कोई ऐसा तरीका निकालें कि हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो इफ देयर इज अ कमांड फोल्ड, और हम फोल्ड में कहते हैं फाइल नंबर 3। ठीक है। तो आप देखें इसने क्या किया है, इसने इसकी जो डिफॉल्ट विड्थ है, जो डिफॉल्ट विड्थ इसकी होती है 80 करेक्टर्स की होती है, तो इसने 80 करेक्टर्स को हर लाइन में 80 करेक्टर्स एडजस्ट कर दी। ठीक है, इसने हर लाइन में 80 करेक्टर्स एडजस्ट कर दी। तो इस तरह ये विड्थ सेट हो गई। तो बाय डिफॉल्ट इसकी 80 विड्थ होती है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो यू कैन डू इट। वो कैसे करेंगे, तो इसका W विड्थ विड्थ के लिए -W की एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने पहले 8 बाय डिफॉल्ट 80 होती है, हम 40 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल उसका हाफ स्पेस में इस डेटा को एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक है। सो 40 से 60 कर दें बेशक, तो ये फिर उसके अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह अगर आपने एक खास विड्थ के अंदर अपने कंटेंट्स को एडजस्ट करना हो तो ये बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक इशू है। वो इशू क्या है, अगर आप गौर करें तो ये जो पहली लाइन है जिसमें लिखा है ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट एरा अर्ली ऑन ऑर्गेनाइजेशन रैन एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन का वर्ड है, ये अगर आप गौर करें तो ये 2 लाइन में ब्रेक हो गया। आधा वर्ड ऊपर रह गया, आधा नीचे आ गया, क्योंकि उसने तो उतने करेक्टर्स पूरे करने थे। तो ये तो बड़ा मसला हो गया कि एक वर्ड इसने खराब कर दिया हमारा। इसी तरह रिसोर्स को अगर आप देखें तो RES ऊपर रह गया, और OU जो RC है ये आगे चला गया। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स को इसने ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करें, हमारे कम से कम डेटा को तो खराब ना करें। तो हम इसे कहते हैं, अच्छा 60 है, विड्थ 60 रखो, और एक साथ ऑप्शन है -S। कौन सी है जी, -S की। इसको क्लिक करें तो ये क्या करेगा, ये उसी 40 के अंदर एडजस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर कोई वर्ड स्प्लिट हो रहा है तो उसे क्या करेगा, वो इस प्रीवियस लाइन में अगर पूरा नहीं आ रहा तो उसे अगली लाइन में ले जाएगा। तो ये देखें, अब एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट लाइन में चली गई है, रिसोर्स भी जो है वो काफी उसकी एडजस्टमेंट होगी। तो आप कोई भी वर्ड वर्ड अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जो -S की ऑप्शन अवेलेबल है या फ्लैग अवेलेबल है फोल्ड की कमांड के लिए, ये उसमें ऐसा हो रहा। ठीक है जी। तो आई होप ये अब आपको अच्छा सा क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह आप इसकी जो आउटपुट है
वो किसी और फाइल में भी सेव कर सकते हैं। मतलब मैं रैप के नाम से एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ और उसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ। तो जब मैं कैट करूंगा रैप को, तो ये मुझे बिल्कुल वही डेटा जिस फॉर्मेट में सेव हुआ है उसी फॉर्मेट में मुझे प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली कमांड है और अक्सर हम इसका जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। WC एक कमांड है, मैन WC। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रिंट न्यू लाइन वर्ड एंड बाइट काउंट्स ऑफ ईच फाइल। ये क्या प्रिंट करती है जी, न्यू लाइन कितनी दफा आया है, वर्ड्स कितने वर्ड्स काउंट करेगा और बाइट्स को काउंट करेगा। तो ये असल में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे इस पूरी फाइल के अंदर टोटल न्यू लाइंस कितनी हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं और टोटल बाइट्स कितनी हैं। तो ये उसके लिए काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। ओके जी, अब लेट्स से हमारी फाइल कौन सी थी, कैट की फाइल थी, सॉरी फाइल नंबर 3 जो थी, बल्कि फाइल नंबर 2 आई थिंक उसमें डेटा ज्यादा था। तो फाइल नंबर 2 जो है ना उसमें डेटा काफी ज्यादा है, तो हम काउंट करना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो मैं उसे कहता हूँ जी -S फाइल 2। ठीक है जी, फाइल 2 मैंने की और ऐसे प्रिंट किया, तो ये मुझे कुछ चीजें रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये जी मुझे रिटर्न कर रहा है कि कुछ बाइट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं और कुछ नंबर ऑफ बाइट्स हैं या नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। तो ये तीन चीजें प्रिंट कर रहा है कि आपकी न्यू लाइंस कितनी दफा आई हैं, या लाइंस कितनी दफा आई हैं, या लाइंस टोटल कितनी हैं, वर्ड्स टोटल कितने हैं इस पूरी फाइल के अंदर, और आपके नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है और ये कौन सी फाइल है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें बता रहा है। तो जैसे इसने कमांड में जब हमने इसका मैनुअल देखा था, तो मैनुअल में इसने कहा था कि टोटल न्यू लाइंस कितनी है, वर्ड्स कितने हैं और बाइट्स कितने हैं। ये तीन चीजें हमें बता रहा है। तो ये इधर भी अगर आप गौर करेंगे तो ये तीन चीजें सेम ऑर्डर में हमें बता रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे हमें सारी चीजें मत बताओ, हम लाइंस आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्टेड है कि टोटल लाइंस कितनी है वो बता दो, तो इसकी एक ऑप्शन है -L। वो हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें सिर्फ उसकी लाइंस बता दो, 20 लाइंस हैं। इसी तरह अगर हम वर्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो हम -W करेंगे तो वर्ड्स प्रिंट कर देगा। और अगर हम करेक्टर्स में इंटरेस्टेड हैं या बाइट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हम -C कर देंगे करेक्टर्स में, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये जो करेक्टर्स टोटल प्रिंट कर रहा है इसमें हमारी जो वाइट स्पेसेस होती हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि वाइट स्पेसेस के समेत ये 3291 आपकी बाइट्स हैं या करेक्टर्स हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं भाई, तुमने वाइट स्पेसेस को इग्नोर करना है, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसमें फिर हमारी एक ऑप्शन है -M। तो -M में भी इसने इंक्लूड कर लिया। तो हमारी तो स्पेसेस वैसे थी इसमें, तो -M से हम जरा इसका मैनुअल देखते हैं। तो -M से क्या होता है, अच्छा -M से अगेन ये सिंपल करेक्टर्स ही प्रिंट करता है, और -C से भी करेक्टर्स ही प्रिंट करता है। तो क्या कोई और ऐसी ऑप्शन है जो कि वाइट स्पेसेस के बगैर करता है, मुझे ख्याल में नहीं। नहीं जी, वाइट स्पेसिस के अलावा कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है जो कि प्रिंट कर सकता हो। ये टोटल प्रिंट द करेक्टर्स, ये न्यू लाइंस प्रिंट करता है -L के साथ कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, C से बाइट्स प्रिंट कर देता है। और अगर आपने मैक्सिमम लेंथ देखनी हो कि मैक्सिमम लेंथ कितनी इस्तेमाल हुई है, तो वो -L से L की कमांड से यूज होता है। आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि -L, L कैपिटल है इसमें, तो ये हमें बता देता है कि ये टोटल मैक्सिमम लेंथ थी कि जो आपकी सबसे बड़ी एक रो थी, उसमें इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये बेसिकली हमने WC को यूज कर लिया। तो ये जो WC की कमांड है ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अब एक और बस लास्ट वाली कमांड हमारी रह गई है, और उसके लिए हम थोड़ा डाटा की एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब जिस तरह मैंने ये एक फाइल बनाई हुई थी ना, ये वाली, तो मैं एक और फाइल बनाता हूँ, उसको हम फाइल नंबर 5 कह देंगे, और इसमें इसी तरह का कुछ डेटा मैं
प्लेस करता हूँ। ठीक है, लेकिन तो कुछ अपडेट्स भी करेंगे इसमें। शकील की जगह हम शाहिद कर देते हैं। क्या हो गया? ओके, तो इसको हम लिख देते हैं जी, फाइल 5.txt। ओके, ये हो गया। ये जो असद दो दफा आ रहा है, इसमें हम इसकी जगह जान कर देते हैं, जान अली लेट से ये कर देते हैं। और चलें, हम इतना ही अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो असल में दो फाइल्स मैंने बनाई हैं और उसमें कुछ डाटा चेंज कर देते हैं। लेट से एक एक और चीज चेंज कर देते हैं, रिजवान की जगह अ, बासित कर देते हैं। ठीक है जी, और ये हमने सेव करवा दिया। और अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और हम कहते हैं कैट करो जी फाइल 1। ये डेटा आ गया। और कैट करो हमारा 5। तो ls फाइल 1 5 तो बनी ही नहीं है। चलो, मुझे लगता है कहीं और सेव होगी। मैंने पाथ सेट नहीं किया था तो वो कहीं और सेव होगी। ओके। अच्छा, चले हम इस फाइल को नहीं अपडेट करते। हम एक एक हमने सॉर्टेड फाइल बनाई हुई थी, हम जरा इस फाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। चले, इसी फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, न्यू बनाता हूँ इसमें, और इसको थोड़ा सा मैं सेव कराने की कोशिश करता हूँ। पाथ इसको मैं अब दे दूंगा, डेवऑप्स बूट कैंप है, इसमें डे 12 है, इसके अंदर भी सेव करना था हमने फाइल 5.txt के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले एसएन का कहा था, तो मैं इसमें बासित कर देता हूँ। रिजवान की जगह जान अली कर देता हूँ। और एक तो इर्तिजा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैं नाम चेंज कर दूँ। अच्छा, अब ये जो कमांड है ना हमारी, एक कमांड है कॉम की, मैन हम सी और डबल एम कॉम। तो ये क्या करती है? ये कॉम देख, दिस कंपेयर टू सॉर्टेड फाइल्स लाइन बाय लाइन। ये दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ये कि जो आपकी फाइल्स हैं ये सॉर्टेड सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब उसके लिए हमें पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी फाइल्स सॉर्टेड हैं या नहीं। तो अब अगर हम फाइल्स देखें, तो एक तो हमारी सॉर्टेड फाइल थी, लेकिन इसमें भी चीजें, इसमें हमने चेंजेस नहीं की, इसका मतलब दिस इज सॉर्टेड। लेकिन हमारी जो दूसरी फाइल है ना, जिसको हमने फाइल 5 का नाम दिया था, तो ये सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि असद नीचे और बासित ऊपर है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कहते हैं भाई कि सॉर्ट करो फाइल नंबर 5 को, और इसको वापस सेव करवा दो फाइल नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा डेटा जो है, अब हम दोबारा जब कैट करते हैं तो कैट तो ये बिल्कुल इसमें आई थिंक फाइल डिलीट तो नहीं कर दी। हम जहाँ से जाके देखते हैं, तो फाइल में डेटा इसने बिल्कुल डिलीट कर दिया। ओके, मुझे एक मसला हुआ है, सेम फाइल में नहीं करना था। ओके, कोई बात नहीं, अब तो हम डेटा डिलीट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ से डेटा दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इस फाइल के अंदर जाके दोबारा लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, तो ये हमने तरीकाकार लगाया। हम इसे कहते हैं सॉर्ट कर दो, और फाइल नंबर 6 के अंदर सेव कर दो। अब तो इसको करना चाहिए, तो हम कैट फाइल 6 पे जाके करते हैं। तो ये यस, फाइल 6 में डेटा हमारा सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये कैट सॉर्टेड की फाइल है, एक ये डेटा है, और एक कैट फाइल 6 जो है उसमें डेटा पड़ा। सॉरी, ये डेटा पड़ा।
तो अब हम करना ये चाहते हैं कि ये जो दोनों फाइल्स हैं इनके डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं। तो अब इसको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉम की, COMM कॉम, और फिर दोनों फाइल्स के नेम लिख देंगे। तो अब सबसे हमारी पहली फाइल का नाम सॉर्टेड था और दूसरी फाइल का नाम फाइल 6 था। तो ये हमने लिखा। तो ये अब 3 कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को शो करेगा। ठीक है, अब इसने लाइन बाय लाइन कंपैरिजन स्टार्ट किया। तो अब अगर आप गौर करें तो ये हमें ये कह रहा है, और हम थोड़ा सा ऊपर करें, ज्यादा ऊपर हो गए, तो ये हमें कह रहा है कि भाई फाइल के स्टार्ट में इधर एसन था पहली फाइल में, क्योंकि पहले हमने सॉर्टेड लिखी, तो सॉर्टेड फाइल में पहले एसन था, तो पहले कॉलम में पहली फाइल का डेटा शो किया। कहता है जी दूसरी में दूसरा कॉलम जो है ना ये दूसरी फाइल के लिए, इसका मतलब है कि एसन का जो नाम है ये दूसरी फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगले की बारी है। फिर उसने कहा जी असद, असद सेकंड, पहली फाइल के सेकंड लाइन में असद भी एग्जिस्ट करता है, और असद जो है वो इस फाइल में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसने कहा कि ये चूंकि दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो जो डेटा दोनों फाइल में एग्जिस्ट करता होगा वो थर्ड कॉलम में शो करेगा। तो ये थर्ड कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, और दिस इज थर्ड कॉलम। तो इसने थर्ड कॉलम में वो डेटा शो करवाया है जो दोनों में कंबाइंड है, और पहले में सिर्फ वो करवाया जो पहले आपका जो कॉलम है इसमें वो डेटा आ रहा है जो जो सिर्फ फर्स्ट फाइल में है। इसका मतलब दिस इज यूनिक टू फर्स्ट फाइल। दूसरे कॉलम में वो डेटा आ रहा है जो यूनिक है फॉर सेकंड फाइल। इसका मतलब ये सिर्फ आपने जो सेकंड नंबर पे ये जो फाइल 6 मेंशन की थी ये डेटा सिर्फ इसमें था, और ये जो डेटा आपने मेंशन किया था जो कि थर्ड कॉलम में आ रहा है ये दोनों में कंबाइंड आ रहा है। तो इस तरह आपको आइडिया हो सकता है कि कौन सा डेटा कौन सी फाइल में एग्जिस्ट करता है और कौन सा डेटा इसमें कंबाइंड है। तो इस तरह करके ये कंपैरिजन की जो फाइल है ये आपको काफी अच्छी इंसाइट्स दे सकती है कि भाई आप इस तरह चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ये की जा सकती है कि इसी फाइल के ना डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, और वो वेरिएंट्स बड़े सिंपल से मजे के हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसी कमांड को दोबारा चलाता हूँ, और मैं इसी में ना एक ऑप्शन मेंशन करता हूँ कि -2 3। अच्छा, -2 3। 2 3 का मतलब है कि देखें कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मैं इसे कह रहा हूं कि माइनस कर दो जो आउटपुट तुमने शो करनी है ना, जो आउटपुट या डिस्प्ले डेटा तुमने डिस्प्ले करना है उसमें से कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 इनको एक्सक्लूड कर दो। इनको एक्सक्लूड कर दो। जैसे ही मैं एक्सक्लूड करूंगा तो मुझे सिर्फ वो डेटा नजर आएगा जो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट कॉलम में डाटा यूनिक है। इसका मतलब है कि ये देखें इसमें एहसन भी था, इसमें असद भी था पहली फाइल में, इसमें शकील रिजवान भी था, इसमें शकील भी था, और इसमें जीशान भी था, क्योंकि ये थर्ड कॉलम कंबाइंड डेटा शो कर रहा है और ये वाला यूनिक डेटा शो कर रहा है। तो इसने क्या किया, हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं दोनों में से यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं कि दोनों में से जो कॉमन है वो निकल जाए, जो फाइल नंबर 1 में यूनिक है वो डेटा आ जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि तुम्हारी जो आउटपुट आनी है उसमें जो कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 इनको स्किप कर दो। तो इस तरह ये आपका डेटा सिर्फ वो आएगा जो कि कॉलम नंबर 1 में आ रहा है। इसी तरह ये वेरिएंट ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा करो ना, तुम कॉलम नंबर 1 और 3 को स्किप कर दो। तो अब अगर कॉलम नंबर 1 और 3 को आप स्किप करेंगे तो ये एहसन, रिजवान और शकील वाला कॉलम, जीशान वाला कॉलम आपने स्किप किया। इसी तरह असद और शकील वाला कॉलम आपने स्किप किया और 2 रहने दिया। तो इसका मतलब आपकी जो आउटपुट है वो बासित, इर्तजा और जान अली आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल वही आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस तरह आप अब आपने वो यूनिक आइडेंटिफाई कर लिए जो कि फाइल नंबर 2 के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं, पहला और दूसरा रिमूव करो, सिर्फ जो कॉमन है इसमें वो शो कर दो। तो 1 और 2 को इग्नोर करेगा, एहसन, रिजवान, जीशान, ये कॉलम 1, बासित, रजा और जान अली ये कॉलम 2। तो सिर्फ इसमें जो हमें आउटपुट आएगी वो कॉलम 3 की आएगी, क्योंकि हमने उसको रहने दिया, बाकी वहाँ एक्सक्लूड कर दो। तो ये हमारे पास असद और शकील जो है ये कंबाइंड आ गए। जिसका मतलब कभी आपके पास अगर फाइल मौजूद है जिसमें आप ये चाहते हैं कि मुझे इन दोनों में सिर्फ कंबाइंड डेटा मिल जाए जो कॉमन है इनमें, तो सिंपली आप ये कंपेयर की कमांड लगाएंगे, दो फाइल्स उनको मेंशन करेंगे, और साथ ये जो ऑप्शन है कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो ताकि कॉलम नंबर 3 का डेटा आए, और हमेशा कॉलम नंबर 3 के अंदर आपकी हमेशा हमेशा
जो कंबाइंड डेटा है वो शो हो रहा हो। तो इस तरह हमारी जो टोटल 10 कमांड्स हैं जो कि हमने डिस्कस की थी उस टाइम, वो सारी की सारी अब हमें हमें डिस्प्ले हो रही है, या वो हमने सारी प्रैक्टिस कर ली। तो आई होप आपने इन 10 कमांड्स को अच्छे से इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है और जो जो भी प्रैक्टिस है उसको देखा है, और साथ साथ आपने इसको प्रैक्टिस भी किया होगा। लेकिन अगर नहीं किया तो आई रिकमेंड कि आप एक एक जो कमांड है उसको प्रैक्टिस करें, साथ साथ वीडियो को रोक रोक के। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ये आपको ये भी पता है कि वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूअसली चैनल पे अपडेट हो रही हैं। तो जैसे जैसे अपडेट हो रही हैं तो आप प्लीज़ इसको व्यू कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से ही आप नेक्स्ट सेशंस के लिए बहुत अच्छे से रेडी होंगे। और कोशिश करें कि इसको सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस ना करें, इनको मल्टीपल टाइम्स करें। कम अज़ कम आप किसी भी एक लेक्चर को, जितनी भी इसमें कमांड है उनको 3 टाइम्स लाजमी प्रैक्टिस करें। मिनिमम 3 टाइम्स, वैसे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स आप उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो हाथ है उस पर बैठ जाए प्रॉपरली। कोई भी कमांड आप यूज करने में कंफर्टेबल फील करें। जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो आने वाले वक्त में हम इन सारी कमांड को दोबारा यूज कर रहे होंगे, तो आई होप आपको किसी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।